17 अप्रैल 1970 प्रशांत महासागर और उस नीले पानी पर धीरे धीरे उतरते हुए 3 बड़े नारंगी और सफेद पैराशूट। और उनके नीचे एक छोटा सा जला हुआ कैप्सूल, अपोलो 13। उस कैप्सूल के अंदर 3 इंसान, और उस एक पल में दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सांसें अटकी हुई थी। बिल्कुल। और जैसे ही वो कैप्सूल पानी से टकराया, ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया ने एक साथ राहत की सांस ली हो। आज हम उसी कहानी की गहराइयों में जा रहे हैं। अपोलो 13 एक ऐसा मिशन जो चांद पर इंसान को तीसरी बार उतारने के लिए निकला था। लेकिन आधे रास्ते में ही एक धमाके के बाद ये एक वैज्ञानिक मिशन से जिंदा रहने की जंग में बदल गया। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। हम यहाँ नासा की उन असली तकनीकी रिपोर्ट्स और मिशन लॉग्स को देख रहे हैं जो इस सफल विफलता के पीछे की कहानी बताती हैं। हाँ, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि कैसे छोटी छोटी ऐसी गलतियां जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनकी एक पूरी चेन ने इतिहास की सबसे बड़ी अंतरिक्ष त्रासदियों में से एक को लगभग जन्म दे दिया था। और उससे भी जरूरी, कैसे इंसानी सूझबूझ ने उस तबाही को होने से रोक लिया। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस एक मिशन ने भविष्य के स्पेस मिशंस को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा मिशन का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अपोलो 13 का लक्ष्य था चंद्रमा का एक पहाड़ी इलाका, फ्रॉमोरो हाइलैंड्स। और टीम में थे कमांडर जिम लवेल, जो उस दौर के सबसे अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे, फ्रेड हेज, और कमांड मॉड्यूल पायलट केन मैटिंगली। सब कुछ तय था। लेकिन यही कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। हाँ, लॉन्च से कुछ ही दिन पहले बैकअप क्रू के एक सदस्य को जर्मन मीजल्स हो जाता है। अच्छा। और जांच में पता चला कि मुख्य क्रू में से सिर्फ केन मैटिंगली को बचपन में ये बीमारी नहीं हुई थी, मतलब वो इम्यून नहीं थे। और नासा ये जोखिम तो ले ही नहीं सकता था कि कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाके बीमार पड़ जाए। बिल्कुल नहीं। तो लॉन्च से सिर्फ कुछ दिन पहले केन मैटिंगली को मिशन से हटा दिया गया। और उनकी जगह आए बैकअप पायलट जैक स्वाइगर्ट। मतलब एक नई टीम को एक साथ काम करने की आदत डालने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन मिले। हाँ, पर असली प्रॉब्लम, वो जो एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा था, वो तो कहीं और था, एक ऑक्सीजन टैंक के अंदर। ऑक्सीजन टैंक नंबर 2। वही, ये इस पूरी कहानी का केंद्र है। और इसकी कहानी गलतियों की एक पूरी सीरीज है। पहली गलती, ये टैंक असल में अपोलो 10 मिशन के लिए बना था। ओह। हाँ, पर कुछ बदलावों के बाद इसे अपोलो 13 में लगा दिया गया। और 1938 में फैक्ट्री में इसे निकालते वक्त ये सिर्फ 2 इंच नीचे गिरा दिया गया था। सिर्फ 2 इंच? ये तो सुनने में बहुत मामूली लगता है। लगता तो है, पर ऐसी मामूली चीजें बाद में बड़ी समस्याओं की जड़ बनती हैं। शायद उसी वक्त इसके अंदर का एक नाजुक पाइप थोड़ा मुड़ गया था। और फिर दूसरी गलती हुई? हाँ, लॉन्च से पहले के एक टेस्ट के दौरान तकनीशियनों ने देखा कि ये टैंक ठीक से खाली नहीं हो रहा। और यहीं पर उन्होंने एक जुगाड़ करने की सोची, जिसने खाली करने के लिए उन्होंने टैंक के अंदर लगे हीटर को चलाने का फैसला किया, ताकि लिक्विड ऑक्सीजन गर्म होकर गैस बन जाए और टैंक खाली हो जाए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी डिजाइन की भूल सामने आई। टैंक के अंदर के हीटर और थर्मोस्टैट स्पेसक्राफ्ट के 28 वोल्ट के सिस्टम के लिए बने थे। और जमीन पर इस्तेमाल हो रही पावर सप्लाई वो 65 वोल्ट की थी। 1 मिनट, मतलब किसी ने ये चेक ही नहीं किया कि जमीन की पावर और स्पेसक्राफ्ट की अपनी पावर में इतना बड़ा फर्क है। ये तो बहुत ही बुनियादी गलती लगती है। यही तो बात है। अक्सर बड़ी आपदाएं किसी एक बड़ी गलती से नहीं, बल्कि ऐसी ही कई छोटी छोटी नजरअंदाज की गई चूकों की एक चेन से होती हैं। तो जैसे ही 65 वोल्ट की पावर दी गई, क्या हुआ? टैंक के अंदर तापमान को कंट्रोल करने वाला थर्मोस्टेट स्विच वो जलकर खाक हो गया। अब हीटर को बंद करने का कोई तरीका ही नहीं था। और वो चलता रहा पूरे 8 घंटे तक। टैंक के अंदर का तापमान 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला गया। बाप रे। उस जबरदस्त गर्मी ने तारों के ऊपर लगी टेफ्लॉन की इंसुलेशन को पूरी तरह से जला दिया और तार नंगे हो गए। किसी को इसका पता तक नहीं चला और वो टैंक एक टाइम बम बनकर अंतरिक्ष में भेज दिया गया। और 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 ने उड़ान भरी। पहले 55 घंटे सब कुछ एकदम सही था। हाँ, एस्ट्रोनॉट्स आराम से थे, मजाक कर रहे थे। उन्होंने घर पर देखने वालों के लिए एक टीवी ब्रॉडकास्ट भी किया। और फिर मिशन की 55 घंटे और 55 मिनट बाद ह्यूस्टन ने जैक स्वाइगर्ट को एक रूटीन काम करने के लिए कहा। क्रायोजेनिक टैंकों में ऑक्सीजन को चलाना, मतलब पंखे चलाकर मिलाना। स्वाइगर्ट ने स्विच दबाया और वो टाइम बॉम्ब फट गया। बिल्कुल।
55 घंटे तक सब कुछ परफेक्ट था और फिर एक स्विच दबाते ही सब कुछ खत्म। तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने एक जोरदार धमाका सुना और पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल गया। 1.8 सेकंड के लिए ह्यूस्टन से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। कमांड मॉड्यूल में दर्जनों अलार्म एक साथ बजने लगे। जिम लवेल ने खिड़की से बाहर देखा और ह्यूस्टन को वो ऐतिहासिक शब्द कहें। ओके ह्यूस्टन, हमें एक समस्या हो गई है। असल में उन्होंने शायद कहा था, ह्यूस्टन हमें एक समस्या हो गई थी, है ना? हाँ बिल्कुल, ह्यूस्टन वीव हैड अ प्रॉब्लम, मतलब घटना हो चुकी थी। और जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि कोई गैस लीक हो रही है। उन्होंने कहा, हम अंतरिक्ष में कुछ लीक कर रहे हैं। और वो कुछ उनकी अपनी ऑक्सीजन थी। उनकी जीवनदायिनी ऑक्सीजन। तो उस स्विच को दबाने से असल में हुआ क्या था, तकनीकी रूप से? जैसे ही करंट उन नंगे तारों से गुजरा, एक चिंगारी निकली। शुद्ध ऑक्सीजन से भरे टैंक में फौरन आग लग गई और दबाव एक रॉकेट की तरह बढ़ा। और फिर धमाका हुआ। हाँ, ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 लगभग 7 पाउंड TNT की ताकत से फट गया। ये इतना बड़ा धमाका था कि उसने सर्विस मॉड्यूल का एक पूरा साइड पैनल ही उड़ा दिया। और इस विस्फोट ने पास के ऑक्सीजन टैंक नंबर 1 को भी उसे भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया और उसमें से भी ऑक्सीजन लीक होने लगी। और क्योंकि फ्यूल सेल ऑक्सीजन से ही बिजली बनाते थे, तो ऑक्सीजन खत्म होने का मतलब था बिजली भी खत्म। बिल्कुल। 3 में से 2 फ्यूल सेल तो तुरंत बंद हो गए। कमांड मॉड्यूल ओडिसी तेजी से मर रहा था। उसके पास न ऑक्सीजन बची थी, न पानी और न ही बिजली। और वो पृथ्वी से 2 लाख मील दूर अंधेरे और ठंडे अंतरिक्ष में चांद की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब सवाल घर लौटने का था। हाँ, चांद पर उतरना तो भूल ही जाइए। उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, लूना मॉड्यूल एक्वेरियस। हाँ, वो छोटी सी मकड़ी जैसी दिखने वाली मशीन जिसे अब एक लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करना था। लेकिन एक्वेरियस तो सिर्फ 2 लोगों के लिए और 2 दिन के लिए बना था। अब उसमें 3 लोग थे और सफर 4 दिन का था। सबसे पहली और बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे पहला और जानलेवा खतरा था कार्बन डाइऑक्साइड, जहरीली CO2। हाँ, 3 लोगों की सांसों से निकली CO2 का लेवल तेजी से बढ़ रहा था और एक्वेरियस के छोटे फिल्टर उसे साफ करने में नाकाम हो रहे थे। लेकिन कमांड मॉड्यूल ओडिसी में तो एक्स्ट्रा फिल्टर्स थे। लेकिन यहाँ एक और डिजाइन की गलती सामने आई। अब क्या गलती थी? कमांड मॉड्यूल के फिल्टर चौकोर थे और लूनर मॉड्यूल के सिस्टम में लगने वाले फिल्टर गोल थे। ओ, ये तो एक चौकोर खूंटी को गोल छेद में फिट करने वाली क्लासिक समस्या हो गई, वो भी अंतरिक्ष में। बिल्कुल। और यहाँ पर जमीन पर मौजूद इंजीनियरों की टीम ने कमाल कर दिया। उन्होंने मिशन कंट्रोल में स्पेसक्राफ्ट में मौजूद हर चीज की एक लिस्ट बनाई। एक प्लास्टिक बैग, स्पेस सूट का एक होज, एक मैनुअल के कवर का गत्ता, एक जुराब और बहुत सारा डक्ट टेप। और इन चीजों का इस्तेमाल करके उन्होंने जमीन पर एक जुगाड़ वाला अडॉप्टर बनाया। फिर उन्होंने उसे बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप एस्ट्रोनॉट्स को पढ़कर सुनाया। और एस्ट्रोनॉट्स ने जीरो ग्रेविटी में उन चीजों से वो अडेप्टर बनाया और उसे फिट कर दिया। इसे द मेल बॉक्स भी कहा जाता है। ये दिखाता है कि दबाव में इंसान का दिमाग क्या कुछ नहीं कर सकता। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन सिर्फ सांस लेने की समस्या तो हल हुई थी, दूसरी चुनौतियां भी तो थीं, जैसे कि ठंड। बहुत ज्यादा। बिजली बचाने के लिए यान के लगभग सभी सिस्टम बंद कर दिए गए थे। केबिन के अंदर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। 3 डिग्री? मतलब वो एक उड़ने वाले फ्रीजर में बंद थे। हाँ, और पीने के लिए पानी की शदीद कमी थी। हर एस्ट्रोनॉट को दिन में सिर्फ 170 मिलीलीटर पानी मिल रहा था। बस इतना सा? तीनों बुरी तरह से डिहाइड्रेटेड थे, थके हुए थे, सो नहीं पा रहे थे। फ्रेड हेज को तो किडनी में इन्फेक्शन भी हो गया था। और इन सब के बीच उन्हें घर का रास्ता भी खोजना था, बिना कंप्यूटर के, बिना पावर के। हाँ, उन्हें पृथ्वी की तरफ वापस आने के लिए अपने रॉकेट इंजन को एक खास समय पर एक खास दिशा में चलाना था। एक छोटी सी गलती उन्हें हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भटका सकती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही पुराना तरीका अपनाया। उन्होंने स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से पृथ्वी के टर्मिनेटर को देखा। यानी वो रेखा जो पृथ्वी पर दिन और रात को अलग करती है। बिल्कुल। और उसे गाइड के तौर पर इस्तेमाल करके हाथों से स्पेसक्राफ्ट को साधा और इंजन को चालू किया। ये अंधेरे में सुई में धागा पिरोने जैसा था और उन्होंने कर दिखाया। और जब अंतरिक्ष में ये सब चल रहा था, पृथ्वी पर माहौल कुछ और ही था। हाँ, शुरुआत में जो एक रूटीन मिशन लग रहा था, वो अब पूरी दुनिया के लिए एक लाइव ड्रामा बन चुका था। करोड़ों लोग टेलीविजन और रेडियो से चिपके हुए थे। यहां तक कि सोवियत संघ ने भी अपने जहाज मदद के लिए भेज दिए थे।
पूरी दुनिया उन 3 इंसानों के लिए प्रार्थना कर रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाद में लिखा कि ये पूरे अंतरिक्ष के सफर का शायद सबसे रोमांचक पल था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर पहले कदम से भी ज्यादा। बिल्कुल। अब आते हैं मिशन के आखिरी और सबसे तनावपूर्ण पलों पर। पृथ्वी पर वापस आने के लिए उन्हें जमे हुए मरे हुए कमांड मॉड्यूल ओडिसी को फिर से चालू करना था। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे न कभी टेस्ट किया गया था, नहीं कभी करने के लिए डिजाइन किया गया था, और हर जगह पानी की बूंदें थी, जिससे शॉर्ट सर्किट का बहुत बड़ा खतरा था। और फिर उन्होंने सर्विस मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग किया। हाँ, और ये पहली बार था जब जिम लवेल ने नुकसान को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने मिशन कंट्रोल को बताया, इस स्पेसक्राफ्ट का एक पूरा हिस्सा गायब है। इस एक लाइन ने जमीन पर बैठे लोगों के दिल में एक नया डर पैदा कर दिया होगा। बिल्कुल, अगर सर्विस मॉड्यूल को इतना नुकसान हुआ है, तो क्या हीट शील्ड को भी नुकसान पहुंचा है? वही हीट शील्ड जो उन्हें वायुमंडल में घुसते वक्त जलने से बचाने वाली थी। इसके बाद आया वो ब्लैकआउट का दौर, जब वायुमंडल में दोबारा एंट्री के दौरान कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। और वो सामान्य से लगभग 1.5 मिनट लंबा चला। ह्यूस्टन में पिन ड्रॉप साइलेंस था, हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। क्या वे बच पाए या हीट शील्ड फेल हो गई? और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज रेडियो पर आई। वो वापस आ गए थे। 17 अप्रैल 1970 को उन्होंने प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक लैंड किया। तो अब बात करते हैं इसकी विरासत की। इस मिशन को एक सफल विफलता यानी अ सक्सेसफुल फेलियर क्यों कहा जाता है? ये असफलता थी क्योंकि वे चांद पर नहीं उतर पाए, जो मिशन का मुख्य लक्ष्य था। लेकिन ये इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी, क्योंकि इन्होंने एक लगभग निश्चित मौत को मात दी और तीनों एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा घर ले आए। इसने नासा की प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता को दुनिया के सामने साबित कर दिया। सही बात है। और इस कहानी का सिनेमा पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। रॉन हॉवर्ड की फिल्म अपोलो 13, वो तो क्लासिक मानी जाती है। और उसके डायलॉग जैसे ह्यूस्टन हमें एक समस्या हो गई है, वो तो कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि फ्लाइट डायरेक्टर जीन क्रेन्स का वो मशहूर डायलॉग, विफलता कोई विकल्प नहीं है, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। हाँ, वो तो उनकी पहचान ही बन गया। उन्होंने असल में ऐसा कभी कहा ही नहीं था। ये लाइन फिल्म के लेखकों ने लिखी थी, लेकिन ये उस जज्बे को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है जो उस कमरे में मौजूद था। उनके लिए हार मानना सच में कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल। तो इस मिशन से असली सबक क्या सीखे गए जिसने भविष्य को सुरक्षित बनाया? कई बड़े सबक। सबसे पहले तो तकनीकी सुधार। ऑक्सीजन टैंकों को पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया। हर जरूरी सिस्टम के लिए बैकअप सिस्टम, जिसे रिटेंडेंसी कहते हैं, उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। और प्रक्रियाओं में सुधार? हाँ, आपातकालीन प्रोटोकॉल को बहुत बेहतर बनाया गया। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सबक था मानवीय तत्व। मानवीय तत्व से आपका क्या मतलब है? देखिए, इस कहानी के हीरो सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूद वो 3 एस्ट्रोनॉट नहीं थे। असली हीरो जमीन पर मौजूद वो इंजीनियरों और फ्लाइट कंट्रोलर्स की टीम थी, जिनकी औसत उम्र सिर्फ 27 साल थी। सिर्फ 27 साल? हाँ, सोचिए, इनके पास कोई पहले से तैयार समाधान नहीं था, कोई गूगल नहीं था। ये वो लोग थे जो स्लाइड रूल, अपनी बुद्धि और गणित के भरोसे इतिहास की सबसे बड़ी अंतरिक्ष त्रासदी को टालने की कोशिश कर रहे थे। संक्षेप में कहें तो अपोलो 13 छोटी छोटी नजरअंदाज की गई गलतियों का एक भयानक नतीजा था। एक गिरा हुआ टैंक, एक गलत वोल्टेज, एक जला हुआ तार। लेकिन ये संकट के समय इंसानी सरलता, टीम वर्क और शांत दिमाग से समस्या को सुलझाने की क्षमता का एक असाधारण उदाहरण भी बन गया। बिल्कुल। और ये आज भी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अपोलो 13 की जांच करने वाले बोर्ड ने कहा था कि यह दुर्घटना गलतियों का एक असामान्य मेल का नतीजा थी, जो एक कुछ हद तक खराब डिजाइन के साथ मिलकर हुई। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे बनाए हुए जटिल सिस्टम्स, चाहे वो स्पेसक्राफ्ट्स हों या हमारी आज की टेक्नोलॉजी, उनमें परफेक्शन की हमारी चाहत और इंसानी गलती की सच्चाई के बीच हम संतुलन कैसे बनाते हैं। मैं आज की इस चर्चा का अंत अपोलो 13 समीक्षा बोर्ड की एक बहुत ही दमदार लाइन के साथ करना चाहूंगा, जो इस पूरी कहानी का सार है। पूर्णता हासिल करना न केवल मुश्किल है, बल्कि उसे बनाए रखना भी मुश्किल है। अपोलो 13 की अपूर्णता एक लगभग विनाशकारी आपदा थी, जिसे केवल चालक दल और उनका समर्थन करने वाली ग्राउंड कंट्रोल टीम के शानदार प्रदर्शन के जरिए ही टाला जा सका।